नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। बायजूस आईएएस के द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और यह टेस्ट 9 जनवरी को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको यह ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी है। शाम के 6 बजे तक आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं वे इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेशी स्नान विनियम अधिनियम यानी कि FCRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, FCRA वित्त मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत में विदेशी वित्त मोशन को FCRA अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है और यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा FCRA को कार्यान्वित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत के नागरिक या किसी अन्य देश में रहने वाले PIO कार्ड धारकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत बचत से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए योगदान को विदेशी योगदान के रूप में नहीं माना जाता। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है FCRA अधिनियम के कुछ नियमों के बारे में। आपको ध्यान में रखना है कि वैसे भारतीय जिन्होंने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है उनके द्वारा अगर भारत में किसी संगठन को दान दिया जाता है तो उसे हम विदेशी योगदान मानते हैं। उसी तरीके से PIO कार्ड धारक यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड जिन लोगों के पास है या फिर जो भारत के प्रवासी नागरिक हैं उनके द्वारा भी अगर कोई दान दिया जाता है भारत में किसी संगठन को तो उसे भी विदेशी योगदान माना जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये जिसको मैंने समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, कोई भी संघ प्राप्त विदेशी योगदान को लाभदायक उद्यमों में निवेश कर सकता है और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए आय का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो पैसे आते हैं विदेशों से, मान लीजिए कोई संगठन है जिसे कि विदेशों से धन आते हैं तो यहाँ पर उस धन का उपयोग एसोसिएशन के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब आपका संगठन जिस उद्देश्य के लिए बना है, मान लीजिए अगर वह शिक्षा के लिए बना है तो यहाँ पर जो भी पैसे बाहर से आएंगे उस पैसे का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ना कि आप इस पैसे को किसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगाएं। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि विदेशी योगदान का उपयोग आत्मनिर्भर गतिविधियों के लिए किया जा सकता है लेकिन व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि रामकृष्ण मिशन और TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट जो कि शिरडी में है वे उन 6000 NGOs में शामिल हैं जिनका कि FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर इन संगठनों का रजिस्ट्रेशन दोबारा से रिन्यू नहीं होता है तो ये संगठन विदेशों से पैसा नहीं मंगा सकते। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, भारतीय चुनाव आयोग उम्मीदवार और राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियान पर किए जाने वाले खर्च पर सीमा लगाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के ऊपर खर्च पर सीमा लगाई गई है उसके बारे में जो निर्णय है वह सरकार के द्वारा लिया जाता है
और यहाँ पर सरकार इस निर्णय को पोल पैनल की सिफारिश पर करती है। तो ध्यान रखिएगा कि सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है और यहाँ पर जो पोल पैनल बनाया जाता है उसकी सिफारिश को मानते हुए सरकार के द्वारा इसे बढ़ाया जाता है, जिसके बारे में आपको सूचना इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यदि किसी उम्मीदवार ने आवश्यक समय अवधि के भीतर खर्च का विवरण दाखिल नहीं किया है तो चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति के परामर्श के बाद उसे 3 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर किसी उम्मीदवार के द्वारा जो भी समयावधि तय की गई है उसके भीतर अपने किए गए खर्च का विवरण दाखिल नहीं किया जाता है तो चुनाव आयोग के पास उसे 3 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है। और इसको लेकर के जो नियम है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10A में वर्णित किए गए हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि चुनाव आयोग उसे राष्ट्रपति के परामर्श पर 3 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। यहाँ पर चुनाव आयोग को ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति के परामर्श की जरूरत नहीं होती। उसके पास खुद ही यह पावर है कि वह वैसे व्यक्ति जिन्होंने तय समय के भीतर अपने खर्च का पूरा विवरण दाखिल नहीं किया है उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दे। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, किसी भी उम्मीदवार को चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का जो छठा भाग है वह ये कहता है कि अगर एक उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करता है तो यहाँ पर उसके द्वारा किया गया ऐसा कार्य भ्रष्टाचार के रूप में माना जाएगा। यानी कि जितनी सीमा तय की गई है उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च करने की, उससे ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो इसे भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा राज्य के आधार पर 54 लाख से 75 लाख और 70 लाख से 95 लाख तक बढ़ा दी है। इसी तरीके से विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। वैसे राज्य जहां पर खर्च की सीमा 20 लाख थी उस सीमा को बढ़ा करके 28 लाख कर दिया गया है, और वैसे राज्य जहां पर सीमा 28 लाख थी उसे बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वह एक पोल पैनल की सिफारिश पर किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और आप सभी जानते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर यह कहा गया है कि 22 वर्षों के बाद भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे हम ऑफिशियली केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वहां पर पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य हैं? और यहाँ पर आपको 6 देशों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है CSTO की, और आपको ध्यान में रखना है कि CSTO का जो प्रभावी नेतृत्व है वह रूस के द्वारा किया जाता है, और इसके जो अन्य सदस्य हैं उनका नाम है आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं, चाहे वो आर्मेनिया हो, बेलारूस हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, रूस हो या फिर ताजिकिस्तान हो, ये सभी के सभी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ पर जितने भी देशों के नाम लिखे गए हैं वे सभी इस संगठन के सदस्य हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। आप सभी जानते होंगे कि कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसको देखते हुए CSTO का दखल अंदाजी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कजाकिस्तान CSTO का सदस्य है। और यहाँ पर CSTO के द्वारा ये कहा गया है कि CSTO कजाकिस्तान की हेल्प करने का प्रयास करेगा।
इन सभी चीजों से निकलने के लिए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवास और शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, पहला APM-CHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति, प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। तो यहाँ पर जिस सम्मेलन की बात हो रही है उसका पहला सम्मेलन तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2006 में, लेकिन यहाँ पर जो विषय था वह थोड़ा अलग था। विषय था 2020 तक एशिया प्रशांत में सतत शहरीकरण के लिए एक दृष्टि। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और आसियान की सहभागिता से करता है। तो यहाँ पर यह कहना कि भारत में जितने भी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं उसकी मेजबानी करने के लिए भारत ADB पर, APEC पे या फिर आसियान पर निर्भर है, यह गलत है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत हो जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT के बारे में। इसके ऊपर हमने पिछले दिनों एक क्वेश्चन भी किया था जहां पर मैंने आपको कुछ जानकारियां दी थी। यहां पर उन्हीं सभी बातों की जिक्र की गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो यहां पर दिया गया है वो ये है कि NPT के अलावा भी परमाणु बमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और भी संधियां की गई हैं, जिसके नामों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, उसी तरीके से SALT 1, SALT 2, सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधियां 1 और 2, CTBT यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और TPNW यानी कि परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि। इस तरह की संधियां भी की गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण संधि है वह परमाणु अप्रसार संधि है, जिसको लगभग 191 देशों ने स्वीकार किया है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चीन, फ्रांस, रूस, UK, US ऐसे देश हैं जिनके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार पाए जाते हैं। और अगर हम NPT के उद्देश्यों की बात करें तो NPT का उद्देश्य पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को खत्म करना है, और जब तक विश्व के कुछ देशों के पास परमाणु हथियार रहेंगे तब तक इसके बनाने का खतरा दूसरे देशों के द्वारा वह हमेशा से रहेगा, जिसकी चर्चा यहाँ पर इस लेख में किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 1980 के दशक के दौरान दुनिया में जो परमाणु हथियारों का भंडार था वह सबसे ज्यादा था, लेकिन 1980 के बाद 2005 तक यह देखा गया कि यहाँ पर परमाणु हथियारों की संख्या कम होने लगी है। लेकिन 2005 के बाद से फिर से यह देखा जा रहा है कि देशों के द्वारा अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं, आप उन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।